हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला में। आज नया चैप्टर है, इसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ हमें इनका उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में जो है हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या विश्राम। किसी भी वाक्य के लिखने में हमारे द्वारा या बोलने में हमारे द्वारा जहाँ थोड़ी सी देर के लिए ठहराव होता है, वहाँ हमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। विराम का शाब्दिक अर्थ जैसा कि मैंने बताया ठहराव होता है। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अर्थ बदल जाता है। जैसे ये लिखा है रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, ये एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। इसमें जैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे ही इसको बोलते हैं, जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकें, जैसे मैंने कहा रोको मत जाने दो, यहां इसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को रोकना है, यानी रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यहां क्या है, हम रोकने के लिए कह रहे हैं, न जाने के लिए संकेत दे रहे हैं कि जाने मत दो। लेकिन इसी शब्द में, इसी वाक्य में अगर हम यहाँ की अपेक्षा यहाँ कोमा लगा दें तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया, ठीक उल्टा हो गया। कैसे? जैसे रोको मत, कोई एक व्यक्ति है, उसको रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यहां पर उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। जैसा कि अब मैं आपको बता दूं विराम चिन्ह कितने होते हैं। तो जैसे एक हिंदी के एक महान कवि, महान ज्ञाता हुए हैं, उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या जो है वो 20 है, जिनका नाम है श्री कामता प्रसाद जी। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों को 20 माना गया है, यानी विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है, जिसके अंदर, जिसे हम पूर्ण विराम, जैसे आप देख रहे हैं ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, यानी एक खड़ी पाई, ये जो खड़ी पाई है ये पूर्ण विराम है। ये केवल, यही केवल जो है हिंदी का, या मान लीजिए हमारा संस्कृत कालीन से, जब से इस भाषा का जो है प्रयोग हो रहा है, तब से केवल इसी का वो था। प्राचीन भाषा में इसको जो है लिया जाता था। उसके बाद जितने भी चिन्हों का प्रयोग हुआ है, वो सभी चिन्ह श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में कि कुल प्रश्न चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग विद्वानों का मत है, लेकिन श्री कामता प्रसाद जी के द्वारा बताए गए प्रश्न चिन्हों की जो चिन्हों की संख्या है, यानी ठहराव चिन्हों की या विराम चिन्हों की संख्या जो है वो 20 है, और इन्हीं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे अब हम आपको बताते हैं पूर्ण विराम के बारे में। तो यहाँ पर पूर्ण विराम जो है वो प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में,
जब कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और उस वाक्य को पूरा लिख लेने के बाद अंत में जब हम उसको स्टॉप करते हैं यानी बंद करते हैं उस वाक्य का लिखना, तब जो है अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। तथा प्राचीन भाषा के पदों, जैसे प्राचीन भाषा में यानी पहले से पदों का जो प्रयोग होता है, जैसे आपने देखा होगा दोहा, छंद, सोरठा, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसमें आपने देखा होगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, अलग अलग पद यानी लाइनें लिखी जाती हैं। उसके बाद उस लाइन को पूरे होने के बाद यति के स्थान पर वहाँ क्या है, यति। पदों में हम इसी चिन्ह को क्या नाम से जानते हैं, यति। यति का मतलब होता है, जैसे कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि यति का शाब्दिक अर्थ क्या है, दूसरा, या यति का पर्यायवाची क्या है। तो ये भी एक ठहराव ही होता है। वहां पर भी हम इसी खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं, यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ऐसे हमने कोई वाक्य लिखा और वाक्य लिखने के अंत में उसका जो है प्रयोग किया। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ये हमारा एक पूरा वाक्य है। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हमें आगे क्या करना है, कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ क्या है, पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। ऐसे ही जब कोई पद लिखा जाए, पद जब कोई लिखा देखा होगा आपने, जैसे हाई स्कूल में, इंटर में जैसे जो है होती हैं किताबें, जैसे गद्य संकलन, काव्य संकलन। गद्य की गद्य संकलन होती है और काव्य की काव्य संकलन होती है, काव्यांजलि होती है। उसमें आप देखेंगे तो काव्यों का ही उल्लेख ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पद जो होते हैं, काव्य में क्या है, पद होते हैं, तो गद्य में क्या है, साहित्य का होता है। तो यहाँ पदों के प्रयोग में, जैसे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, जब चटकार के बाद में जब दूसरी लाइन हम लिखते हैं, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जब पहली बात चटकाए, चटकाए के बाद में जब हमारा पहला पद पूरा होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, इसी विराम का प्रयोग करते हैं, यानी खड़ी पाई का, यानी यति का, यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। शायद है कि आपके समझ में ये आ गया होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का यही प्रयोग होता है। अब एक और होता है, इसके बाद आता है उपविराम। उपविराम को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे विसर्ग चिन्ह होते हैं ना, उस तरीके से ये उपविराम होता है। तो किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए कोई एक शब्द लिखा हुआ है, उसकी सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, आपस में संवाद यानी बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या है, मौखिक संवाद है। यदि इस चीज को हम लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है। तो ये चीज का संकेत देने के लिए कि ये किसने क्या कहा, यानी किसने। तो यहाँ क्या है, किसी शब्द की सीमा, उस शब्द की सीमा को निर्धारित कर रहा है कि किसने, उस शब्द पे टारगेट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक एग्जांपल है कि प्रदूषण एक समस्या। यदि हम इसको हटा दें, तो इसका क्या आता है, प्रदूषण एक समस्या। किस पर टारगेट किया गया, टारगेट है यहां पर प्रदूषण पर, तो प्रदूषण जो है वो है समस्या। समस्या क्या है, प्रदूषण। तो ये एक शब्द जो है, इसने सीमा को निर्धारण कर दिया कि प्रदूषण। इसी तरह दूसरा है कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप भी कह सकते हैं, यानी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। जैसे कोई निबंध लिखना है विज्ञान के ऊपर, किसके ऊपर, विज्ञान के ऊपर, तब हमारा टारगेट आ रहा है विज्ञान जैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे उपविराम का प्रयोग
होगा। अब यहाँ लिखा है कि एक वरदान, तो यहाँ हमें केवल विज्ञान की अच्छाइयाँ बतानी है, न कि बुराइयाँ, क्योंकि यहाँ अभिशाप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखा ही नहीं है। तो यहाँ विज्ञान की अच्छाइयाँ क्या हैं वो सारी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। जैसे एक शब्द दिया गया है, जैसे अथवा लिखित संवादों में कोई दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, तो वहां भी इसका प्रयोग होता है। जैसे रामू है, वो कह रहा है कहाँ जा रहे हो। रामू ने कहा कहाँ जा रहे हो। किसने कहा? रामू ने। किसने कहा? रामू ने। तो यहाँ रामू ने कहा, तो रामू को टारगेट करने के लिए उपविराम लगाया गया। किसने कहा? रामू ने कहा कहाँ जा रहे हो। किससे? यहाँ दूसरा दिया है श्यामू से, तो श्यामू ने उत्तर दिया कि बाजार जा रहा हूँ। रामू ने श्यामू से जब पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो श्यामू ने कहा बाजार जा रहा हूँ। यहाँ किसने कहा? श्यामू ने। किसने कहा? श्यामू ने। तो यहाँ श्यामू को इसने क्या किया? इसकी सीमा को निर्धारण कर दिया कि किसने कहा या किसके बारे में। किसने कहा या किसके बारे में हमें कोई चीज बतानी है या लिखनी है, तो यहाँ उस शब्द का सीमा निर्धारण किया जा रहा है। जैसे यहाँ प्रदूषण एक समस्या, तो किसके बारे में है? प्रदूषण के बारे में, तो प्रदूषण के आगे उपविराम का प्रयोग होगा। विज्ञान एक वरदान, एक वरदान है। क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के बारे में बताना है, तो विज्ञान के आगे हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अब तीसरा आता है ये अर्धविराम। अर्धविराम में क्या होता है? जैसे ऊपर एक बिंदी है, यानी बिंदी नुमा, बिंदु ये जो है अनुसार नुमा एक चिन्ह है, और नीचे अल्पविराम का चिन्ह है, यानी कोमा। इसको आप इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। तो ये चिन्ह जो है वो अर्धविराम कहलाता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहचान हमें कैसे रहनी है कि क्या है। बार बार अक्सर क्या है, इन तीनों चिन्हों में बच्चे ये भूल जाते हैं कि कौन सा चिन्ह क्या था। पूर्णविराम, उपविराम और अर्धविराम और अल्पविराम, इन तीनों चारों में समस्या होती है। तो अर्धविराम में क्या होता है कि अर्धविराम का कैसे प्रयोग करना चाहिए? जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है। जैसे हमारे द्वारा कोई एक बात कही गई, लेकिन आदि कह के छोड़ दी गई, अब दूसरा वाक्य और कहना है, वह बाजार जाएगा क्योंकि उसको दवा लानी है। अब पूरा सेंटेंस जो है वो दो है। वह बाजार जाएगा क्योंकि उसको दवा लानी है। अब क्योंकि उसको दवा लानी है, यहां दूसरा वाक्य जो आया, तो उसको दवा लानी है। किसको? वह, यानी कोई है उसकी तरफ टारगेट किया जा रहा है कि वह बाजार जाएगा क्योंकि उसको दवा लानी है। तो उसको दवा लानी है यानी किसको? उसे। तो यहाँ दोनों के बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में क्या होगा? अर्धविराम का होगा प्रयोग। जैसे एक है एग्जाम्पल, उसकी माँ बीमार है। उसकी माँ बीमार है, ये एक वाक्य है, इसलिए वह स्कूल नहीं गया, ये दूसरा वाक्य। अब यहां क्या है कि वह स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि वह स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया? तो इसको पूरा कौन करेगा? ये, क्योंकि उसकी मां बीमार है। समझ रहे हैं? दूसरे वाक्य को पूरा कौन कर रहा है?
पहला वाक्य, यानी एक दूसरे के पूरक वाक्य हैं। दो वाक्यों के बीच में एक दूसरे को जब पूरक करें, यानी इसके बगैर ये अधूरा है और इसके बगैर ये अधूरा है। सेंटेंस यानी पूरा ओपन नहीं हो रहा है, यानी इसका पूरा भावार्थ जो है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है, यानी अधूरा रह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अधूरा रह रहा है का मतलब ये है कि अर्धविराम लगाना है। ये देसी भाषा में ये है कि जब हमारा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में बगैर अगर पूरा ना हो तो उन दोनों के बीच में हमें क्या है, अर्धविराम लगाना है। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में शायद है आ गई होगी। अब इससे आगे बताते हैं कि पहचान कैसे करेंगे हम इनकी। ऐसा कोई, जैसा मैं बता रहा हूं, पहचान का तरीका अपना अपना कुछ अलग अलग होता है और जो ट्रिकें होती हैं वो किसी किताब से नहीं बनती हैं। हर स्टूडेंट या हर टीचर अपने तरीके को अपने तरीके से किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए या किसी भी उत्तर को याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक बनाता है। जैसे यहां हमने बनाया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, ये खड़ी खाई। ठीक है, उप विराम। उपविराम क्या होता है, ये होता है। अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, ये होता है। अब इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका सार भी काफी लंबा है और कई तरीके से प्रयोग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है उसका। वो होता है अल्प विराम। ये अल्प विराम होता है ये। अब हमें याद कैसे रखना है कि कौन सा विराम क्या होता है। देखिए, एक तरीका सीधा सा फंडा ये है कि पूर्ण विराम का मतलब है पूरी रेखा, यानी किसी भी चीज को बंद कर देना, उसके आगे का रास्ता खत्म, हमें कुछ नहीं लिखना, फुल स्टॉप, यानी कुछ नहीं लिखना, हमें इससे आगे कुछ नहीं लिखना। उपविराम का मतलब यह है कि आप अपने एक याद रखने के लिए, यानी इसके ठीक दूसरी बार, इसके ठीक बाद आने वाला उपविराम जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि ये खड़ी पाई है, एक बिंदु इसका ऊपर का छोर है, एक बिंदु नीचे का छोर है, पूरे बीच के छोर को खत्म कर दीजिए, यानी कि ये और ये रह गया विसर्गनुमा, ये इसका एक छोटा रूप हो गया, यानी उप, यानी इससे थोड़ा छोटा, यानी ये भी छोड़ रहा और ये भी रहा, लेकिन ये बीच का गायब हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, ये याद रखने के लिए एक ट्रिक नुमा है। इसको हम क्या कहेंगे, इससे छोटा, यानी उपविराम। अब बात आती है अर्धविराम। तो एक अल्प विराम है, इससे पहले हम आपको बताते हैं अल्प विराम। अल्प का मतलब है थोड़ा सा, अल्प का मतलब है थोड़ा सा। किसी भी वाक्य का उच्चारण करते समय थोड़ी सी देर के लिए, जहां हमारी सांस लेने के लिए, बोलने के लिए हम जो है यहाँ थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुकते हैं, वहां हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना है, वो होता है अल्प विराम, यानी थोड़ी देर के लिए। ये अल्प विराम जो होता है इसको लगाते हैं। अब अल्प विराम और उपविराम। पूर्ण विराम तो पूरा है ही, इससे थोड़ा छोटा उपविराम मान लेंगे। अब सबसे छोटा यानी अल्प विराम, बहुत छोटा, ये है, यानी कॉमा।
अब अर्धग्राम, इनके बीच का जो आता है उसे क्या कहते हैं, आधा ग्राम यानी अर्धग्राम। अर्धग्राम में क्या है, उपग्राम का एक हिस्सा और अल्पग्राम, इन दोनों को मिलाकर के बना है अर्धग्राम। यानी इधर से ये गया और इधर से ये आया। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एक खड़ी पाई है, पूरा स्टॉप यानी पूर्ण ग्राम, उसके बीच का हटा देंगे, दोनों बिंदु रखे रहने देंगे, दोनों छोर यानी कि उपग्राम। अब अर्धग्राम है, एक छोर लेंगे और एक कोमा लगा देंगे, यानी एक बिंदु और एक कोमा, इसको कह देंगे हम अर्धग्राम। और अल्पग्राम जो है इसको हम कोमा इस रूप में जानते हैं। अल्पग्राम का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है, और एक बार में मैं समझता हूं कि आपको अल्पग्राम की अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए अल्पग्राम 3 ग्राम जो है उसको आप जो है याद करिए। और अल्पग्राम की एक उसमें क्या है, 7-8 उसके प्रयोग है, 7-8 तरीके से उसका प्रयोग होता है। तो मेरा मानना ये है कि केवल अल्पग्राम की वीडियो मैं आपके लिए एक अलग बनाऊंगा, क्योंकि उसमें सारे जितने भी प्रयोग हैं, कहाँ और कैसे करना है, मैं वो एक बार में आपका कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा एक जैसे मान लीजिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसका प्रयोग बता देते हैं। सादा सा है, जहां जैसे मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, अपने दिमाग में ये रख लो, कैसे भी किसी से भी किसी भी रूप में यदि किसी के बारे में कुछ जानना चाह रहा है, यानी प्रश्न करना चाह रहा है, उसके बाद लास्ट में जब वाक्य पूरा होगा तो वहां क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में अच्छे विस्तार से अगली वीडियो में आपको बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे कहाँ, कोई काम हुआ, कहाँ पूछा, इसने प्रश्न कर दिया, कब प्रश्न कर दिया, कैसे, यहां भी प्रश्न कर दिया, क्यों, यहां भी प्रश्न कर दिया, क्या, यहां भी प्रश्न कर दिया। जैसे कब तक, यहां भी इसने प्रश्न कर दिया। जब जब किसी वाक्य में किसी भी रूप में प्रश्न करेगा, वहां क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे राम कब तक घर आ जाएगा, राम कब तक घर आ जाएगा, यहाँ क्या है, कब, प्रश्न कर दिया। यहाँ ये जो मैंने लगाया था ये गलत, क्योंकि लोग ज्यादातर ऐसे लगा देते, यही तो नहीं लगाना है, इसी विकारों को खत्म करना है। यहाँ क्या है, कब तक आएगा, अब सही है। तो मैं आपको इस तरीके से 20 के 20 विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से सह उदाहरण समझाऊंगा, बताऊंगा, और
एक बार में किसी भी वीडियो में लंबा खींच देने से एक तो आप भी मन से नहीं देखते और ज़्यादा देर तक के लिए आज के युग में किसी के पास इतना समय भी नहीं है। वैसे पढ़ने वाले के लिए समय का अभाव नहीं है, कभी भी और कहीं भी और कैसे भी वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसको अपना भविष्य जो है वो उज्जवल करना है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, आप लोग का प्यार जो है वो हमारे प्रति है और आप वीडियो को देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि व्यूज तो काफ़ी आ रहे हैं और सब्सक्राइबर कम है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाली सभी वीडियो आपके पास, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय से, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी अपने दोस्त हैं उनको सभी को शेयर करें। हाँ, अगर समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आप कमेंट में लिखिए और मैं इस वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और कुछ पूछना चाहें या अन्य किसी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन है उसको भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं केवल हिंदी पढ़ाता हूँ। ये मेरा अपना थोड़ा सा जो है समय निकाल कर आप लोगों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मैंने थोड़ा सोचा है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी लाइफ पा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपना उज्जवल भविष्य बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, ताकि मेरे इस चैनल के माध्यम से यदि परीक्षा में, हर परीक्षा में 4, 6, 8, 10 जो भी हों, अगर बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो मेरा भी जीवन सफल होगा, क्योंकि मैंने जो मेहनत करके पढ़ा है उसको मैं बांटना चाह रहा हूँ, जो ज्ञान है वो देना चाह रहा हूँ। आप लोग भी उसको लीजिए और अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।